Good morning, guys. Once again, welcome back on my YouTube channel Biochem Sir. We are dealing with the exercise question of class 9 chemistry NCERT matter in our surrounding. इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल. अब इसमें हमको एक्सप्लेन करना है, हमको ये जो टेम्परेचर है केल्विन का, हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमको ये बात मालूम होना चाहिए, हमको क्या बात मालूम होना चाहिए, हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि केल्विन जो होता है ये इज़ एन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. केल्विन जो है वो एक एसआई यूनिट होता है, ठीक है. और इसमें ये वाला रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है 273 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है. बट एक्चुअली अगर आप लोगों ने 273 भी लिखा तो भी चलेगा. ये रिलेशन मालूम होना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली वी कैन टेक इट 273. ओके, तो 300 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, तो ऑब्वियसली जब हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, वंस अगेन 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू माइनस 273, वी विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस. ओके, ना आफ्टर दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन. अब डिग्री सेल्सियस से हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो एक बात याद रखिए, जब हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो हमने माइनस किया. तो उसका अपोजिट क्या करेंगे, अगर हमको डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे. जब 273 को ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिल जाएगा, केल्विन का टेम्परेचर हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो देखिए इसमें 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो देखिए क्या करना पड़ा हम लोग को, 273 ऐड कर दिया है तो 298 केल्विन मिल गया. वैसे 373 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर देंगे तो 646 केल्विन मिल जाएगा अपने को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग दैट नैप्थलिन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. ऐसा क्यों होता है कि नैप्थलिन बॉल जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नैप्थलिन अंडरगो सब्लिमेशन इजीली. सब्लिमेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था. सब्लिमेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्टली गैस में हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. भले ही उसके सब्लिमेशन का स्पीड कम ज़्यादा रहे, कम हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, जनरली कम ही होता है, बट वो सब्लिमेबल होकर अपने आप को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर लेता है. सो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नैप्थलिन फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक्स प्लेस वेरी इजीली. अब ये होता क्यों, ये भी बता देता हूँ मैं. एक्चुअली जो नैप्थलिन जो बॉल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं. एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो अपना ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो अपने आप को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं. समझ में आया. ओके, तो इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे अपना ऑक्सीडेशन करते हैं. दस द नैप्थलिन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी कि कुछ भी नहीं बचता है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि ऐश भी नहीं बचेगा. क्यों, वो डायरेक्टली अपने आप को गैस में कन्वर्ट कर लेता है. सेकंड क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. ऐसा क्यों होता है कि हमको जो स्मेल होता है वो बहुत दूर से मिल जाता है. तो सिंपल सी बात है भाई, क्यों, क्योंकि गैसेस, पहली बात तो ये कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. गैसेस पार्टिकल स्पेस हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, तो वही मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहा आप लोगों को. तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, सो पार्टिकल ऑफ द परफ्यूम डिफ्यूज इनटू दिस गैसियस पार्टिकल एट अ वेरी फास्टर रेट एंड रीच अवर नॉस्ट्रिल. यानी कि वो जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल के पास भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है वो एयर के पार्टिकल के साथ सेवरल मीटर्स अवे तक वो पहुँचाए जाते हैं, वो हमारे नॉस्ट्रिल तक आ जाते हैं. सो दिस मेक इनेबल देम टू what spread through the large distance. Okay guys, now fourth question is, so guys next question आपकी स्क्रीन पर है, arrange the following substances in the increasing order of the force of attraction between particle water sugar and oxygen. तो देखिए guys इसमें इसका आंसर क्या लिखेंगे, शुगर इज सॉलिड. शुगर क्या है, सॉलिड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए शुगर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है. वाटर लिक्विड होता है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. ठीक है, वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर से कम होगा, क्योंकि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है. सो एंड ऑक्सीजन जो है वो तो गैस है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगभग नहीं होता है, निग्लिजिबल है या वीकेस्ट होता है. सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अगर फोर्सेस को अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले कम वाला होगा, तो सबसे वाला गैस होगा यानी ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर यानी लिक्विड, और उसके बाद शुगर यानी कि सॉलिड हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर. तो देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. देखिए तो जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं,
तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि वाटर 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो H2O होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस पे गाइस वो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑब्वियसली है, मगर आपने कभी देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ में धीरे धीरे वाटर के ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली होता क्या है कि 90% केस में वो सॉलिड ही रहेगा और 10% केस में वो वाटर बन जाता है, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। सो एट दिस स्टेज आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहने का मतलब होता है कि वो एनर्जी है बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, ठीक है। और कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत है 1 kg ऑफ सॉलिड को पिघलाने के लिए एट पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट एट दिस टेम्परेचर वाटर गेटिंग हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज आइस स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। नाउ 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस। क्यों, अरे भाई देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 90% केस में सॉलिड रहेगा और 10% केस में लिक्विड रहेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों रहेगा। पानी जब तक पूरा का पूरा पानी उबल नहीं जाता, जब तक पूरा का पानी वेपराइज नहीं हो जाता, तो वो लिक्विड में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा, दोनों फॉर्म में रहेगा वो। समझ में आ रहा है। सो एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब तक वो पूरा का पूरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं मिल जाता तब तक वो जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूरा हो जाएगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वो दोनों ही काम हो रहेगा, यानी कि लिक्विड भी रहेगा और लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता रहेगा। तो जब तक पूरा लिक्विड गैस में नहीं कन्वर्ट होता तब तक दोनों स्टेट दिखाई देंगे आपको, लिक्विड भी और गैस भी दिखाई देंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या लिखा हुआ है, गिव 2 रीजन ऑफ दिस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। वाटर लिक्विड में क्यों होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है। एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, दैट इज इट ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि उसके अंदर जो है शेप नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, मगर एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि सेकंड बात है कि एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है, फ्लूइड नेचर का रहता है। समझ में आया। तो इन दो कारणों से हम बोल सकते हैं कि वो लिक्विड में ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन एल्मीरा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों होता है, उसका भी आंसर लिखा हुआ है। इट्स वेरी इजी, एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आयरन जो होता है सॉलिड है, उसका एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स साइज़ होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके कारण मास भी है उसका, उसके कारण उसकी डेंसिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पास, फिक्स्ड है। और दूसरी बात कि वो सॉलिड जो है रूम टेम्परेचर पर रिजिड होता है, मजबूत होता है। तो इसके कारण इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा एल्मीरा में। इन सभी चीज़ों के कारण वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे बोला हुआ है कि आइस जो है पहली बात तो ये है कि देखिए 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि 273 केल्विन का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मालूम है, अभी भी हम लोगों ने देखा था कि इतने टेम्परेचर पे हमको ये सॉलिड भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है। समझ में आया। तो क्या लिखा हुआ है, आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। अभी मैंने आपको एक बात बताया था कि 90% केसेस में 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 273 केल्विन पर 90% केसेस में सॉलिड ही मिलता है, आइस ही मिलेगा, 10% वाटर मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा है, आइस का मात्रा ज़्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस पर एज कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है। एंड वाटर पोजेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
वाटर के अंदर एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी होता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब क्या हुआ कि फ्यूज़ होकर वो सॉलिड बन जाएगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए 1 kg के लिए, ठीक है, तो हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। इसीलिए 273 केल्विन पर आइस जो होता है वो मोर इफेक्टिव होता है कूलिंग में देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। आखिर देखिए, जैसे कि अगर एक बॉइलिंग वाटर है और एक स्टीम है, उसका भाप है, तो उन दोनों में से कौन सा है जो ज़्यादा जलाएगा, ज़्यादा जिसके पास जलाने की ताकत रहेगी। तो इसका आंसर एकदम ईजी है, स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। इट पॉजेस द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देयरफॉर बर्न प्रोड्यूस बाय द स्टीम आर मोर सीवियर। देखिए इसमें होता क्या है कि जो स्टीम होता है वो गैस का फॉर्म है, जो स्टीम होता है वो गैस का फॉर्म है। अभी जो गैस है उसके पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, कितने दूर तक भी पहुंच सकता है और बहुत दूर तक जा सकता है। ओके, वन मोर थिंग, एक बात याद रखिएगा कि वाटर स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, मगर ये तो वाटर का हुआ, ये वाटर लिक्विड का हुआ, समझ में आया। मगर वाटर जो गैस होता है यानी कि जो वेपर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको याद होगा प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल, तो प्रेशर कुकर में खाना कैसे बनता है, गर्म पानी से नहीं बनता है, उसमें पानी के भाप से बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन रहा है भाई, तो भाप का टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा है। अगर इसका 100 डिग्री होगा तो उसका 150 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि खाना जल्दी बनता है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टीम होता है वो सेवर बर्न करता है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया। देखिए 9th क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सिलेबस में, When name A B C D E N F in the following diagram showing the change in its state। देखिए डायग्राम में A B C D E लिखा हुआ है, तो ये A B C D E का मतलब बताना है आपको। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए जब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो रहा है, तो उसको A बोला है। तो सॉलिड का जब कन्वर्शन लिक्विड में होता है तो हम उसको फ्यूज़न बोलते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जब जो बी दिया हुआ है वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए दिया है, तो जब लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है तो हम उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, ये बी हो गया। सी का मतलब जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं उसको। अब डी क्या है, अगर लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं एंड सॉलिडिफिकेशन भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ए बी सी डी ई हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब ई का मतलब क्या बोला हुआ है, देखिए ई का मतलब क्या बोला हुआ है, ई का मतलब ई जो है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्शन बोला जा रहा है। देखिए सॉलिड का कन्वर्शन जब गैस में होगा और भी इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, इस कंडीशन में, समझ में आ रहा है, तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। याद करो कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को, जो कि सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट वाला जो है एफ में क्या हो रहा है, गैस का कन्वर्शन जब सॉलिड में होगा, जब गैस का कन्वर्शन सॉलिड में होगा तो हम उसको तो भी हम उसको सब्लिमेशन ही बोलेंगे, उसका एक अलग नाम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये डीसब्लिमेशन है, बट नॉट, इट इज़ सब्लिमेशन, चाहे वो गैस का सॉलिड में हो रूम टेम्परेचर पे, चाहे सॉलिड का गैस में हो। समझ में आ गया आप लोग को। सो गाइज, इन दिस वे आई हैव सॉल्व यू ऑल डाउट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फिर भी आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई करेक्शन है या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाइए, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।